वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूथ जंक्शन। और हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो किसी राष्ट्र के विकास की नींव का कार्य करती है। 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेने को अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरी तरह से तत्पर है। आज के अपने इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाई गई इस नई शिक्षा नीति में कुछ खास पहलुओं के बारे में। हमने इस कड़ी में सबसे पहले शिक्षा नीति के बारे में जाना कुलपति महोदय लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर आलोक कुमार राय से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट है और मैं एक लाइफ्स मॉडल कहता हूँ इसको, LIFES। नाउ व्हेन आई से लाइफ्स, ये पहला ट्रेड जो मैं फाइंड आउट करता हूँ इसमें वो है लाइफ कोचिंग एटीट्यूड है। इस पॉलिसी के अंदर ये पॉलिसी सिर्फ आपको करिकुलम पास करके एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की बात नहीं करती है, ये कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट को एम करती है। दिस इज L। सेकेंड इज, और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, वो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। बिकॉज अभी आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट का बहुत सारा ऐसा डिज़ायर आया है कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस बाहर जाएं, बाहर के इंस्टीट्यूशंस अंदर आएं। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल टेक प्लेस ओनली जब हमारी एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन की एजुकेशन के पहले एजुकेशन की एक्सेप्टेबिलिटी इंटरनेशनल हो। इसलिए बहुत सारे चेंजेस आपने इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर देखा है। ये मुझे लगता है भारतीय शिक्षण संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आने के लिए की दिशा में एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है। थर्ड इज, ये फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन जो देता है वो मुझे लगता है बहुत यूनिक फीचर है और बहुत डिजायर्ड है। अगर मैं आपको इस पर एक पैरेलल्स ड्रॉ करके बता सकूं कि अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक बच्चा आया, वो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था और उसने 3rd ईयर में उसका रस्टिकेशन हो गया था ऑन ग्राउंड ऑफ सर्टन डिसिप्लिनरी एक्शन। वो और उसके पेरेंट्स आए और मैं लाख चाहते हुए भी उनकी कोई मदद ना कर पाया बिकॉज मैटर कोर्ट में भी पेंडिंग था। दुर्भाग्य ये है कि उसका रेस्टिकेशन हो जाने की वजह से उसका पूरा 3 साल गया। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी देती है कि अगर आप 1 साल पढ़ रहे हो तो आप मान लो डिप्लोमा लेके जा रहे हो, 2nd ईयर पढ़ रहे हो तो एडवांस डिप्लोमा लेके जा सकते हो, 3rd ईयर कर रहे हो तो मतलब ये एक फ्लेक्सिबिलिटी जो फॉर सर्टन रीज़न एक बड़ी संख्या में हिंदुस्तान की आबादी और ये महिलाओं के केस में ये संख्या और ज़्यादा है, वो चीज़ें काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो सकती हैं। दूसरा, इंटर डिपार्टमेंटल क्रेडिट ट्रांसफ़र और इंट्रा डिपार्टमेंटल क्रेडिट ट्रांसफ़र,
ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग का बच्चा चाहे तो फाइन आर्ट्स का प्रोग्राम कर ले, हमारे फिजिक्स का बच्चा चाहे तो इकोनॉमिक्स पढ़ ले, हमारे कोई आर्ट्स हिस्ट्री एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का बच्चा अगर एक कोर्स करना चाहता है अकाउंटिंग का तो वो कर सकता है। इससे एम्प्लॉयमेंट का प्रॉस्पेक्ट और बच्चे का भी ओवरऑल डेवलपमेंट एज अ स्टूडेंट ये भी ज़्यादा इंश्योर होता है। नाउ चौथा एस्पेक्ट का ई, नाउ LIFES, E stands for employability। यू नो बहुत सारे सरकार के ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए, पहले भी आए, अलग अलग इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के कॉन्टेक्स्ट में आए, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के कॉन्टेक्स्ट में आए, ओवरऑल हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आए, जहां एम्प्लॉयमेंट नहीं या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशनल स्टूडेंट्स ही बहुत बड़ा क्वेश्चन में थी। और अलग अलग विषयों के अंदर पाया गया कि 65% से लेके 87% तक अनएम्प्लॉयबिलिटी का फैक्टर है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयबिलिटी का फैक्टर। मतलब बच्चे को हम रोजगार के योग्य ही बना पा रहे हैं, ये अपने आप में संदेह व्यक्त किया गया बहुत सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ये इस विषय को एड्रेस करता है कि हर स्टूडेंट हमारा जो ग्रेजुएशन में जाता है वो PhD करके ही निकले, ऐसा कोई मंतव्य हमारा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो राष्ट्र के विकास में जिस भी रूप में अपने साधन, अपनी क्षमता, अपनी परिस्थिति के हिसाब से जिस भी रूप में अपना जीवन, अपना लाइवलीहुड, अपना कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन कर सकता है, उसको ये अवसर मिलना चाहिए। वो एक लिंकिंग बिटवीन द प्रोग्राम एंड द स्किल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग है। फिफ्थ, जब हमने कहा लाइफ्स मॉडल, तो फिफ्थ फैक्टर है S। नाउ S इज अबाउट द स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट दिस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टॉक्स अबाउट। वो ये कहती है कि 3 तरह की संस्थाएं हों राष्ट्र के अंदर, एक कोर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, दूसरा यूनिवर्सिटीज़। और यूनिवर्सिटी के केस में मैं इसलिए भी बताना चाहता हूं कि मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं और मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि रोल ऑफ यूनिवर्सिटी हैज़ गॉट टू बी रीडिफाइंड, और वो एक बहुत मेजर स्टेप है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जो कहता है कि यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा संख्या में बच्चों को पढ़ाना चाहिए और बहुत सारे विषयों को पढ़ाना चाहिए। सो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मुझे लगता है लखनऊ विश्वविद्यालय उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां हम बहुत सारे विषयों को पढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो जो एक पॉपुलर कन्वेंशन हो गया है देश के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जहां वो सिर्फ परीक्षा बोर्ड बन के रह गई हैं, ये प्रवृत्ति को त्याग कर बड़े संस्थान, विश्वविद्यालय हों जो हायर एजुकेशन में टीचिंग ही सिर्फ ना कराएं, टीचिंग भी कराएं, रिसर्च भी कराएं और एक्सटेंशन की एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कराएं। एजुकेशन सेक्टर के अंदर केंद्र में छात्र है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मुझे लगता है जितने लोग एकेडमिक फ्रेटर्निटी के अंदर हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, वो इंडियन एजुकेशन और इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का एक विश्व के स्तर पर स्वीकृति के लिए जो भी भूमिका तैयार करनी है और जो भी फाउंडेशन ले करना है, वो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर सकती है। ऐसा मानते हुए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिसीज दैट आर रेस्टेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मैं एज वाइस चांसलर में ये देखता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि परफॉर्मेंस लिंक्ड ऑटोनॉमी और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स टू द इंस्टीट्यूशंस भी होंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोग अपनी परफॉर्मेंस के लिए बहुत मोटिवेटिंग होगा और हम लोग अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए पूरी कमर कस के बैठे हुए हैं, सो दैट इस इंस्टीट्यूशन को हम और आगे बढ़ा सकें और न सिर्फ इंस्टीट्यूशन को बल्कि हायर एजुकेशन को नई बुलंदी दे सकें। प्रोफेसर राय ने अंग्रेजी शब्द लाइफ्स के माध्यम से बड़ी ही सरलता से नई शिक्षा नीति को समझाया। अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि युवाओं के लिए नई शिक्षा नीति किन मायनों में महत्वपूर्ण है। एजुकेशन पॉलिसी में जो पहले हम लोग थ्योरेटिकल टाइप में तैयार कर लेते थे और एग्ज़ाम में हो जाता था, वैसा बिल्कुल नहीं रह गया। इसमें आपको कोडिंग के थ्रू आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज मेन है, जो कि अभी आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा हितकर भी है। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो आप पीछे बैकवर्ड चलते चले जाएंगे और आगे के थ्रू नहीं, एडवांटेज इसका नहीं उठा पाएंगे। और इसका मेन थ्रू आपका रोज़गार में भी है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे कोडिंग ऐप, डाटा कोडिंग मुझे ज़रूरी है। कई जगह पे आप एक्सेल के थ्रू अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कोडिंग इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट
क्योंकि इसमें मेनली मुझे इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको एक क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा और आपके पास उसके लिए 4 ऑप्शन है और उन 4 ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट वन है। सो आपको यहाँ से ये चूज़ करना है। पहले हम लोग क्या करते थे, रट्टाफिकेशन करके गए और चुपचाप बैठ करके कॉपी में लिख दिया, और इसके थ्रू मैं डायरेक्टली ये भी चेक कर सकता हूँ कि आपका उस प्रैक्टिकली नॉलेज क्या है उस पर्टिकुलर हेडिंग से। और मेनली जो जैसा कि मैं जानता हूँ, इसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब है बच्चे के अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, जिससे वो फ्यूचर में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो। देश हमारा जो है वो नए युग के साथ परिवर्तित होता रहता है, और जब नए युग के साथ परिवर्तित होता है तो उसमें नए नए चेंजेस आते हैं। तो जब नए नए चेंजेस आते हैं तो उसमें हमारे एजुकेशन को भी उसी तरीके से ढालने के लिए नई शिक्षा नीति का आगमन बहुत ज़रूरी था, और ये भारत सरकार के द्वारा उठाया गया एक सबसे अच्छा और एक बेहतर नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। जैसे विज्ञान वर्ग के छात्र अब कोई मतलब सब्जेक्ट सभी ले सकते हैं, जैसे कला वर्ग के भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और विज्ञान वर्ग के साथ में लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रह गए हैं कि मतलब ये विज्ञान साइड के हैं या आर्ट साइड के हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये सब। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है कई मायनों में। जैसे कि देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस, और चेंज आना बहुत आवश्यक है। 3 डिकेड्स में काफ़ी कुछ बदल चुका है। हमारे आज के एम्स, एस्पिरेशंस, एम्बिशंस, दे हैव गॉन थ्रू अ ड्रास्टिक चेंज। तो उन्हें एड्रेस करने के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी जो कि बिल्ड की गई है, इम्प्लीमेंट की गई है, आई होप दैट इट विल प्रूव टू बी अ पाथ ब्रेकिंग मूवमेंट इन द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। साथ ही साथ जैसे कि हम बात करते हैं आत्मनिर्भर की, तो ये पॉलिसी हमें हेल्प करेगी कि हम लकीर के फ़कीर ना बने रहें। जैसे कि हमारे देश के युवाओं में बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्ट्रेंथ है, बट स्टिल व्हाट डू दे डू कि वो अपनी लाइफ स्पेंड कर देते हैं, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देयर लाइफ दे स्पेंड सर्चिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। तो जो आत्मनिर्भर का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम बात करते हैं वोकेशन की, आत्मनिर्भर की, स्वरोजगार की, हमें इसको भी निखारने की आवश्यकता है ताकि हम सिर्फ जॉब सीकर ही ना रहें, we may also be turned into job givers। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब एक स्ट्रीम के बच्चे दूसरे स्ट्रीम के सब्जेक्ट भी पढ़ सकेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में चेंजिंग स्ट्रीम सब्जेक्ट बहुत ही बड़ा सिनेरियो है। बहुत पहले 9-10 के बच्चे सारे सब्जेक्ट के साथ पढ़ते थे, पर जिस सब्जेक्ट पे वीक होते थे उसमें वो कम स्कोर कर पाते थे। तो जो मैथ लेवल है, लाइक मैथ्स लेवल को अब एडवांस और बेसिक मैथमेटिक्स में डिवाइड कर दिया 2 क्राइटेरिया में। तो बच्चे चाहे अगर आगे फोटोग्राफी भी करना चाहते हैं तो वो चाहे तो एडवांस मतलब बेसिक लेवल पे मैथ्स का एग्जाम दे के 10th का बोर्ड क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा पहले हम लोग 11th-12th में स्ट्रीम्स के साथ डिवाइड हो जाते थे, साइंस एंड कॉमर्स एंड आर्ट्स, बट अब हम फिजिक्स केमिस्ट्री, जो बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा लगता था उसको पहले मैथ्स साथ में लेनी पड़ती थी या बायो साथ में लेना पड़ता था, पर अब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ ह्यूमैनिटीज़ या फिर पॉलिटिकल साइंस भी साथ में पढ़ सकते हैं। ये आगे ग्रेजुएशन लेवल में बच्चों को काफ़ी हेल्प करेगा, और वो बढ़ते उनके जो ड्रीम्स चेंजिंग है उनमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि हम लोग पहले तो साइंस सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट या कॉमर्स सब्जेक्ट का स्टार्ट होकर ग्रेजुएशन में उसी के साथ आगे बढ़ते थे, या तो इंजीनियर मेडिकल में जाते थे या फिर हम कॉमर्स के आगे बीकॉम या MBA करते थे। पर अब हम लोग सारे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या ह्यूमैनिटीज़ या पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट लेके हम आगे IAS PCS भी तैयारी कर सकते हैं, और आगे हम लोग ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स में बायो भी पढ़ सकते। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी इससे पहले 1986 में आई थी उससे, तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कि पहले हम लोग 4.5% GDP का एजुकेशन सेक्टर में डाल रहे थे, जबकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है इसमें हम लोग GDP का 6% कॉन्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बाउंड्रीज खत्म की गई है, वो एक बहुत बड़ा एक हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है बच्चों के लिए। उसके बाद जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें ऑब्जेक्टिविटी की बात की गई है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रोट लर्निंग जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि बच्चे रट लेते थे और एग्जाम दे आते थे, वो रोट लर्निंग से हट के अब हम लोग ऑब्जेक्टिविटी पे आ रहे हैं, और एक बच्चों में ने क्या रीड किया है उसके ऊपर आएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वोकेशनल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट 6th क्लास से ऐड कर दिया गया है।
अगर हम 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो आत्मनिर्भर बनने का एक सपना है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू पूरा हो सकता है। इसके अलावा अभी जो कोविड-19 में हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली कि पूरा एजुकेशन सिस्टम बंद पड़ा हुआ है, तो अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई है वो एक बहुत अच्छी चीज़ लाई है कि अब ई कंटेंट डेवलप किया जाएगा हर सब्जेक्ट में। तो ये बहुत अच्छा आगे का एक अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए हो सकती है कि जब ई कंटेंट अवेलेबल होगा तो आगे भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी दिक्कत का हम लोग सामना कर पाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक पॉजिटिव न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग को एक अच्छा आने वाला कल एजुकेशन सेक्टर का दिखाएगी। नई शिक्षा नीति लागू करने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं जिनकी हमें तैयारी पहले से करनी होगी? जहाँ तक हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। अब यूनिवर्सलाइजेशन की बात है तो पूरे देश भर में हमें उसे लागू करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं लेकिन कुछ इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब से हम कोविड से जूझ रहे हैं तो हमारी फाइनेंशियल जो हमारी स्थिति है वो इस वक्त सही नहीं है। तो यहाँ पर जब हम NEP की बात करते हैं तो हम कहते हैं 2030 तक हमें पूरे 100% सेकेंडरी एजुकेशन में बच्चों को इनरोल करना है और हमें 2025 तक 50% लोगों को हायर एजुकेशन में भी आगे बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, जो कि इस वक्त फाइनेंशियल हालात में करना मुश्किल है, एक चैलेंजिंग काम है। और ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही एम्बिशियस है और इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें बहुत सारे सर्वेज की ज़रूरत है, न्यू यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है, नए स्कूल्स कॉलेजेस की ज़रूरत है, जिसके लिए अगेन हमें इकोनॉमिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्लस स्टेट टू स्टेट जब हम इसे लागू करेंगे तो वहाँ पर भी हमें लिंग्विस्टिक्स प्रॉब्लम्स आएंगी, लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स आएंगी और साथ ही साथ ये भी है कि सेंटर और स्टेट में क्लैशेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सब एकजुट होकर और सारे टीचर एजुकेटर्स टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स मिलके अगर काम करें तो हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पॉलिसी में बहुत सारी एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन अब मेन बात जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की है। पॉलिसी बन गई है लेकिन अब हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये हमारे सामने चैलेंज है, जिसे हम सबको मिलकर टैकल करना है। नई शिक्षा नीति में कक्षा 6 से लेकर 8 तक इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसमें विषयों के साथ साथ बच्चों के मूल सिद्धांतों का भी ध्यान रखा जाएगा। बच्चे की रुचि के अनुसार कौशल विकास किया जाएगा ताकि बेरोजगारी का बीज ना पनप सके। अब कला वर्ग के विद्यार्थी को विज्ञान का विषय पढ़ने का मौका मिलेगा। 2020 नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या सोचने से ज्यादा कैसे सोचने पर जोर दिया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नीति कोई भी हो, सभी के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं और हम लोग देखेंगे कि नई शिक्षा नीति लागू होने से स्कूली शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा और उच्च स्तरीय शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा, तो इसके क्या चैलेंजेस हैं उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्कूली शिक्षा पे। तो स्कूली शिक्षा में जहाँ पहले 10+2 का फॉर्मूला अपनाया जाता था, अब 5+3+3+4 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। मतलब ये कि हम लोग जो प्रारंभिक 5 वर्ष होंगे उसमें पूर्व प्रारंभिक से लेकर कक्षा 2 तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसके बाद के 3 वर्षों में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक के, उसके बाद के 3 वर्षों में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के और फिर आखिरी के 4 वर्षों में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के शिक्षा प्रदान की जाएगी। और जहाँ हम लोग पहले देखते थे कि कक्षा 11 में स्ट्रीम बाउंडेशन होता था कि ह्यूमैनिटीज वाला मैथ्स नहीं ले सकता और जो साइंस साइड वाले वो ह्यूमैनिटीज नहीं ले सकता। अब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होगा, सभी स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर भी ले सकते हैं और अपना अलग अलग भी, मतलब चॉइस पे ज्यादा फोकस किया गया है। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जहाँ हम लोग देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जहाँ पहले सिर्फ शिक्षा के अधिकार में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक की शिक्षा को सम्मिलित किया गया था, वहीं इसमें इसका दायरा बढ़ाया गया। इसमें पूरे प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के इंटर तक की शिक्षा को सम्मिलित किया गया। अब हम लोग अगर बात करें कि उच्च शिक्षा की, तो उच्च शिक्षा में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को अपनाया गया है। तो इसके तहत अब जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 साल का होगा। मतलब और इसमें ये एक प्लस पॉइंट है कि इसमें आपका कोई भी जो ईयर होगा वो वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप 1 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल का करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल का करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी और अगर आप 4 साल का करते हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ रिसर्च की डिग्री भी आपको मिलेगी।
और अगर इसके बाद आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपको 1 साल का मास्टर्स करना होगा। लेकिन अगर किसी ने 3 साल का ही ग्रेजुएशन किया है तो उसको 2 साल का मास्टर करना पड़ेगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में एमफिल को हटा दिया गया है। अब मास्टर्स करने के डायरेक्ट बाद पीएचडी कर सकते हैं। और जहाँ तक हम पीएचडी बात करें तो सरकार ने रिसर्च और इनोवेशन पे ज़्यादा बल दिया है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि हम अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.69% ही रिसर्च और इनोवेशन पर व्यय करते हैं। तो इसके लिए अगर सरकार रिसर्च और इनोवेशन पे अगर बल दे रही है तो इसके लिए उसको अपना जो बजट है वो बढ़ाना होगा। और हम देखें अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा में सरकार ने जो वर्ल्ड 100 टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड की, वो भी अब भारत में अपना कैंपस खोल सकेंगी। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है सरकार की कि जिसके तहत यहाँ पर जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं वो इंडिया में रहकर ही टॉप यूनिवर्सिटीज का फायदा उठा पाएंगे। और अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इसमें बड़ा ही हमेशा से ही जो है कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है कि लैंग्वेज। तो जहाँ हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ में हिंदी पे ज़्यादा, नॉर्थ इंडिया में हिंदी पे ज़्यादा फोकस है तो साउथ इंडिया में हिंदी का विरोध होता है। तो हम लोग इसमें 3 फॉर्मूला को अपनाया गया है लैंग्वेज में, और कोई भी लैंग्वेज किसी के ऊपर इम्पोज नहीं की गई है कि नहीं ये मैंडेटरी है, ये पढ़ना है बस। हाँ, लेकिन इसमें एक ये चीज़ है कि 3 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज जो होंगी वो इंडियन होंगी और 1 लैंग्वेज आप फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखें एजुकेशन बजट। तो एजुकेशन बजट हमेशा से ही बहुत बड़ा मतलब चैलेंज रहा है। जो चाहे अगर 68 का शिक्षा नीति हो या 86 की शिक्षा नीति हो, सब में ही हमने ये कहा कि अपनी जीडीपी का 6% रखेंगे। और अब भी जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें भी जो जीडीपी का 6% जो शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अभी वर्तमान में सिर्फ 4.13% ही शिक्षा पर व्यय करते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बदलाव होते रहना चाहिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। शिक्षा के डिजिटलाइजेशन में नई शिक्षा नीति कैसे मददगार साबित होगी? आज के कोविड के टाइम में जैसा कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट हुआ, जब हम लोग घर में बैठ गए तो अगर हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे ना बढ़ते तो शायद आज हम लोग क्लास भी ना कर पाते। और जो एक 6-7 महीने का स्कूल्स के बीच में गैप मिला हुआ जिसमें हम अपने टीचर्स को भी भूल जाते, तो डिजिटलाइजेशन का बहुत ज़्यादा एक वो है कि अगर हम आपके टाइम में जैसे सब कुछ भी कंप्यूटर फ़ोन पे हो गया है, हम सब अपने हाथ में एक फ़ोन रखते हैं, अपने पास एक लैपटॉप रखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली फ़ोन तो सबके पास होता है। अगर हम एक टीचर को अपॉइंट करते हैं जो हर एक फ़ोन पे बच्चों को पढ़ाए, जैसे मलिन बस्ती पे हो गए बहुत से ऐसे बच्चे जिनकी पढ़ाई किसी ना किसी वजह से छूट चुकी है, अगर उनको हम बोले कि आप फ़ोन पे पढ़ ले, वो अपना एक टाइम शेड्यूल सेट कर ले रात के 10 बजे। डिस्टेंस एजुकेशन एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें रोल कर सकती है, क्योंकि वो एक पत्राचार वाला एक टाइम अब बहुत पुराना हो चुका है, बहुत कम टाइम हो गया है पत्राचार का। तो डिजिटलाइजेशन एक बहुत अच्छा पार्ट है, अब इस पे इम्प्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा की हम लोग बात करते हैं, वहाँ पर कृषि की बात करते हैं, हम जो है वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम चिकित्सा की बात करते हैं, विधि की बात करते हैं। और ये कहा जाता है कि जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंस्टीट्यूशंस अब समग्र विकास के लिए प्रयत्न करेंगे। और जब डिफरेंट प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर जो रोजगार पर शिक्षा से जुड़ी हुई इंस्टीट्यूशंस हैं, यदि अपने आप में बढ़ेंगे, वो समग्रता की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से ही लागू होने के बाद विद्यार्थियों को रोजगार की संभावनाएं थोड़ा सा बेहतर महसूस होती हैं कि बेहतर होंगी। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये भी बात की गई है कि हमारा 21वीं सदी में युवा कैसा हो। और जब हम युवा की बात करते हैं तो कहते हैं एक ऐसा युवा जिसके अंदर समग्रता का विकास हो, जिसके अंदर मूल्य मान्यताओं परंपराओं के साथ ही साथ तकनीक का ज्ञान हो, उसको गणित का ज्ञान हो, उसको साइंस का ज्ञान हो, साइंटिफिक टेम्पर हो, साइंटिफिक इंटरेस्ट हो, साइंटिफिक एटीट्यूड हो। तो ये जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने आप में इतने आयामों को लेकर के जो है चल रही है, तो निश्चित रूप में विद्यार्थियों के लिए भविष्य में बहुत कारगर साबित होने वाली है। और विद्यार्थी का एकल विकास न होकर के समग्र विकास होगा। शिक्षा मात्र रोजगार का साधन नहीं, राष्ट्र निर्माण की जरूरत है। लोग देश और समाज के प्रति कर्तव्यों को समझें। नई शिक्षा नीति में खेलकूद, अनुशासन, सामाजिकता और वैज्ञानिकता सिखाने का प्रावधान किया गया है।
छठवीं से कोडिंग और वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू होने से रोजगार में सहायकता होगी। डिजिटल शिक्षा पर भी जोर दिया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का छात्र हीन भावना का शिकार ना हो। हमारे इस खास कार्यक्रम यूथ जंक्शन में आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे और फिर से नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।